ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर की जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जिसका हिंदी में नाम है रासायनिक अभिक्रिया, क्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि भाई ये अभिक्रियाएं या रिएक्शंस इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे या फिर अभिक्रिया, हिंदी में तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्या होती है। तो अभिक्रिया से आप क्या समझेंगे कि अगर आपके लाइफ में कोई भी चेंज आता है तो हम उसे कहते हैं कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई एक बच्चा है, ठीक है, मैंने उसके गाल पे थप्पड़ मारने की कोशिश करी। अब थप्पड़ मारने की कोशिश करी तो होगा क्या? होगा ये कि वो कोई ना कोई तो अभिक्रिया दिखाएगा, यानी कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस तो आएंगे। तो रिएक्शन का मतलब हमेशा है चेंजेस से, कुछ भी टाइप के चेंजेस आ सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें कि भाई किस किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं किस किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है, जैसे जिसको हम कहते हैं भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया हो सकती है, और या तो आपके अंदर केमिकल चेंजेस आ सकते हैं, केमिकल चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, आपके अंदर भौतिक चेंजेस भी आ सकते हैं और रासायनिक चेंजेस भी आ सकते हैं, कि फिजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं थोड़ा अच्छा उदाहरण आपका लेने की कोशिश करूँ तो भौतिक चेंजेस के अंदर आपका, जैसे कि अगर आपका आइस है, आइस मेल्ट हो जाए तो ये बना लेगा वाटर, और वाटर अगर इसको इवेपोरेशन कर ले हम, इवेपोरेशन, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा आपका वेपर्स, ठीक है, यानी कि बर्फ़ से पानी बनना और पानी से वाष्प बनना, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके स्टेट में चेंज आया, सही है, स्टेट में चेंज आ गया। स्टेट का मतलब होता है अवस्था में बदलाव, अवस्था में बदलाव आ गया, ठीक। उसके अलावा और भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपने पेपर लिया, ठीक है, और पेपर को कट कर दिया, ठीक है, कट करने से वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, तो इससे क्या किया आपने, उसके साइज़ में परिवर्तन कर दिया, जैसे कि इसको कहते हैं माप में परिवर्तन कर दिया आपने उसके, ठीक है। उसके अलावा मान लेते हैं आपने कोई क्ले ली, ठीक है, और क्ले का शेप बदल दिया, ठीक है, तो उससे भी क्या किया आपने उसके शेप में चेंज कर दिया, ठीक। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने उसके कुछ भौतिक गुणों में यानी फिजिकल चीज़ों में उसके परिवर्तन कर दिया। भौतिक गुणों में परिवर्तन आना, गुणों में परिवर्तन आया, ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया। भौतिक गुण जैसे कि शेप हो गया, साइज़ हो गया, शेप हो गया, साइज़ हो गया और अवस्था हो गई, ऐसे ऐसे भौतिक गुणों में अगर आप परिवर्तन लेके आ गए तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, सही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं दूसरी चीज़ कि आपने मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन गैस ली प्लस ऑक्सीजन गैस ली, इन दोनों को मिलाया और एक नया पदार्थ उत्पन्न हो गया H2O नाम का, तो क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज़ों को मिलाया और एक नई चीज़ का निर्माण हो गया। जब भी ऐसा हो कि किसी चीज़ को मिलाने पर ही, यानी कि इनको हम कहते हैं अपने अभिकारक कारक, जिसको हम रिएक्टेंट्स भी कहते हैं, और जो हमारा ये होता है इसको हम कहते हैं उत्पाद, या फिर इसको हम प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, ठीक। जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा
इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। ये एरो जो है ये हमें बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में हुई है। सही। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, बात समझने की कोशिश कीजिए। बात समझिए कि दो चीज़ें ली गई, ठीक है, जिसका कि जो हमारा वो है H2, ठीक है, और O2, ठीक है, जिसका बहुत अलग अलग फॉर्मूला था। इन दोनों को मिला के एक नया फॉर्मूला जो है वो बना। जबकि यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए जरा, भौतिक रिएक्शन में जानने की कोशिश कीजिए। पानी था, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। चाहे आप उसको जमाएं तो भी वो H2O ही रहेगा, और चाहे आप उसके वेपर्स बना लें वो H2O ही रहेगा। सही है। उसी तरीके से पेपर का जो भी फॉर्मूला होता होगा, पेपर कटने के बाद भी वही फॉर्मूला रहेगा। यानी कि इसमें कभी भी आपके सूत्र में परिवर्तन नहीं होगा, सूत्र में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, सूत्रों में परिवर्तन होगा। सही है। अच्छा, एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर पानी है, तो पानी के हमें पहले भी पढ़ाया गया 9th क्लास में कि पानी की जो दूरी है, ये जो बॉन्ड है इसके बीच में, इनकी दूरी जो है ये रहती है। जब हम इसको आइस बनाते हैं तो क्या होता है, इसकी दूरी जो है कम हो जाती है। रहते ये H2O ही हैं, H2O ही रहते हैं, लेकिन इनकी दूरी कम हो जाती है। और जब हम इसके वेपर्स बनाते हैं तो इसकी दूरी और बढ़ जाती है। सही है, हमने यही पढ़ा हुआ है। इस वाले में क्या होता है कि हमने क्या किया कि जैसे H2 था, इसके बीच में एक बॉन्ड था, इस बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं। इसी तरीके से O2 के बीच में एक बॉन्ड था, उसको हम तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद हम H2 और O का एक नया बॉन्ड बनवा रहे हैं। बस समझ में आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे बॉन्ड्स नहीं टूट रहे हैं, यानी कि कोई भी आबंध नहीं टूट रहे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आबंध जो है टूटते हैं। बस समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें एक और नई चीज़ देखिए, हाइड्रोजन जो है वो हमारी गैस होती है, ऑक्सीजन जो है हमारी गैस है, और इसमें क्या हो रहा है, जल जो है वो हमारा लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रही है। लेकिन क्या ये भौतिक अभिक्रिया है? नहीं। ये कैसी है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है रासायनिक अभिक्रिया? क्योंकि इसमें दो चीज़ें टूट कर एक नई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ इसमें स्पेशल। क्या है वो स्पेशल चीज़, कि आप अगर यहाँ नोट करिए तो यहाँ पर जो भी अभिकारक थे, ये था और ये था अभिकारक, इससे जुड़कर जो भी नई चीज़ बनी उसमें वही चीज़ें हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही आया है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही आया है। यानी कि कभी भी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी या केमिकल रिएक्शन होगी, उसके अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीज़ आ जाए। यहाँ पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कोई नई चीज़ ऐड नहीं होगी, वही चीज़ें होंगी जो अभिकारक में थी, और उन्हीं चीज़ के आबंध टूटने से वो नई चीज़ बनेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हम इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। रासायनिक की जगह रासायनिक हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि किस तरीके से हमारे आबंध टूटते हैं और किस तरीके से ये आबंध जुड़ते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं अब आपके में, ठीक है। अच्छा, आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे कि किस तरीके से क्या है, ठीक है। मैं आपको एक अभी सिंपल केमिकल रिएक्शन अगर आपको करके दिखाऊं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं A है प्लस B है, ऐसे एरो दिया है C प्लस D, इसका क्या मतलब है? ये एक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका है, ठीक है। क्या हम इससे दर्शा रहे हैं कि जो A और B है, जो भी बाईं ओर होगा इसके, जो LHS में है आपका, लेफ़्ट हैंड साइड है आपका,
वो क्या है, वो हमारा अभिकारक है। ठीक, और जो भी इस एरो के राइट हैंड साइड है यानी RHS में है, राइट हैंड साइड, वो हमारा क्या है, वो हमारा उत्पाद है। और ये एरो क्या बता रहा है आपको, ये एरो बता रहा है कि ये किस दिशा में अभिक्रिया करवाई जा रही है। जैसे कि आपको ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको A और B को मिलाकर, जोड़ने का मतलब है मिलाना, इन दोनों को मिलाकर किस दिशा में चली अभिक्रिया, राइट दिशा में चली, तो उत्पाद क्या क्या बने, C और D। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूं कि C प्लस D, एरो इस तरफ हो, A प्लस B बना, तो अब मेरे ये C और D क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मेरे अभिकारक, और अब मेरे ये बन जाएंगे उत्पाद। हाँ, समझ में आ रही है कि एरो जिस भी दिशा में जाए यानी कि अभिक्रिया उसी दिशा में हुई है, तो अब ये अभिकारक हैं, ये उत्पाद है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, C और D को मिलाकर उत्पाद क्या बने, A और B। मैं समझ में आ रही है एरो का क्या रोल है। एरो बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ठीक, चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। आगे चलेंगे तो आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि आपको अभिक्रिया को संतुलित करने आना चाहिए। आइए संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो संतुलन क्या होता है, या फिर हम इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, या फिर अभिक्रिया को संतुलन करना। क्रिया को संतुलित करना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है हमें। पहली चीज़ तो आपने एक पिछले साल रूल पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये बस जो है आपने एक और पढ़ा होगा द्रव्यमान, इसमें ही द्रव्यमान संरक्षण क्षण का नियम। ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि जो भी आपके परमाणु हैं वो कभी ख़त्म भी नहीं होंगे और कभी नए बनेंगे भी नहीं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे कि हमने ऊपर बताया। और दूसरी चीज़ बोली जाती है कि जो भी द्रव्यमान होगा वो हमेशा संरक्षित रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, क्रिया का द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान उत्पाद का होगा वही द्रव्यमान जो है अभिकारक का होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसीलिए हम उत्पाद और अभिकारक के द्रव्यमान को संतुलित करने के हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है अपने रिएक्शन की। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ रूल्स की आवश्यकता है कि आप किस तरीके से एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला रूल इसमें कहता है हमें कि आपको जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जिनको हम कहते हैं धनात्मक, उन चीज़ों को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें होंगी आप उनको बैलेंस करेंगे। दूसरी चीज़ है, आपको जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, ऋणात्मक उनको आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि जैसे कि बाकी चीज़ों को छोड़ के, ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, बाकी चीज़ों को करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। उसके अलावा जब तीसरी बारी आएगी तो तीसरी बारी में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और चौथी बारी में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यानी सबसे लास्ट में आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि आपके ये स्टेप करने की वजह से किसी चीज़ में बदलाव और आ जाता है,
तो आप दोबारा से उसी स्टेप पे आ जाएंगे, शुरू वाले स्टेप पे। मान लेते हैं आपकी कोई अभिक्रिया है, उदाहरण के लिए समझते हैं, आइए। जैसे कि आपकी एक अभिक्रिया है, इसी से शुरू करते हैं, Mg प्लस O2 देता है हमें MgO। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ़्ट वाले क्या हैं, अभिकारक हैं, राइट वाले क्या हैं, उत्पाद हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें संतुलन का नियम लगाना है। ठीक है, हमें क्या संतुलन करना है, हमें द्रव्यमान संतुलित करना है। तो द्रव्यमान संतुलित करने के लिए हमें जितने ऑक्सीजन हैं उतने ही ऑक्सीजन इधर भी बनाने हैं, और जितने मैग्नीशियम है उतने मैग्नीशियम यहाँ पे बनाने हैं। सही है। अब ये करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके फॉर्मूले में कुछ अंतर कर दें, यहाँ 2 नहीं लगा सकते आप, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो ये ना करते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहला चॉइस है आपके पास कि आप इनके बाहर एक डब्बा बना लीजिए। एक डब्बा बनाइए इनके बाहर। अब डब्बा बनाने से क्या हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर वाली चीज़ों को हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं, हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसके बाहर चेंजेस करने हैं। जो भी चीज़ चेंज करनी है हमें इसके बाहर और आगे चेंज करनी है। अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है, जो भी धनात्मक चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, आप उसको बैलेंस करिए। आइए, धनात्मक चीज़ क्या है, इधर मैग्नीशियम जो है +2 में होता है और ऑक्सीजन जो है -2 में होता है। तो धनात्मक क्या है, +2। तो मैग्नीशियम को पहले बैलेंस कीजिए, मैग्नीशियम मैग्नीशियम यहाँ पर ऐसे लिखिए, लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपका मैग्नीशियम लेफ़्ट में भी एक है, राइट में भी एक है, तो यानी ये बैलेंस है। अब क्या हुआ, इसका मतलब अभी हमारे लिए, अभी इसके लिए एक है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन क्या हुआ, लेफ़्ट साइड 2 है, राइट साइड 1 है। अब राइट साइड अगर 1 ही है तो हमें इसको दुगना करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो दुगना करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि केवल ऑक्सीजन। यहाँ हम 2 नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ 2 लिखा है तो मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि मैग्नीशियम भी अब दुगने हो गए हैं, है ना। मैग्नीशियम भी दुगने हो गए और ऑक्सीजन तो हो गए दुगने, ऑक्सीजन तो हो गए बराबर। पर यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम की गड़बड़ हो गई। मैग्नीशियम की गड़बड़ हुई तो हमें वापस से फर्स्ट रूल पे जाना है कि धनात्मक चीज़ को पहले बैलेंस करना है। अब धनात्मक को बैलेंस करने के लिए हम फिर से देखते हैं, एक मैग्नीशियम लेफ्ट साइड को है, 2 मैग्नीशियम राइट साइड को है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप अपना चेक कर सकते हैं कि 2 मैग्नीशियम इस साइड है, 2 मैग्नीशियम इस साइड है, 2 ऑक्सीजन इस साइड है, 2 ऑक्सीजन इस साइड है। सही बात समझ में आ रही है किस तरीके से बैलेंस किया हमने। एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वाला लेते हैं अब की बार। हमारे पास है Fe प्लस H2O, ये मिलके देते हैं Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला है कि इसके बाहर एक डब्बा बना लो। डब्बा बनाने से क्या समझ में आता है कि हमें इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, अंदर हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, हम कहाँ छेड़ सकते हैं, केवल इसके बाहर छेड़ सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाहर छेड़ना शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला कि आप LHS बनाइए और RHS बनाइए। ठीक, अब सबसे पहला हमारा है कि हम पॉजिटिव चीज़ें, धनात्मक चीज़ें, उनको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला Fe ले लेते हैं। क्या है, हम ले रहे हैं Fe। ठीक, Fe को हमने लिया, यहाँ पर हमारे 3 Fe हैं, 3 है इस साइड और इस साइड केवल 1 Fe है, तो हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से गुणा यहाँ करिए, यानी कि 3 से गुणा यहाँ कर दिया हमने। ठीक, उसके बाद हमें देखना है क्या कोई नेगेटिव चीज़ है हमारे पास, नहीं है, तो हम नेक्स्ट जा सकते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन 1 थी इधर 4 थी, तो 4 से गुणा कर लिया हमने। सही, तो यह 4 हो गई। अब हाइड्रोजन देखेंगे हम, हाइड्रोजन हमारे पास अब कितनी हो गई, लेफ्ट साइड 8 हो गई, राइट साइड कितनी हो गई, 2 ही है, तो 2 चौके 8, 2 गुणे 4 हो गई 8। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा चीज़ देखनी है। अब हमें देखना है कि सारी चीज़ें क्या बैलेंस हो गई हैं या नहीं। 3 Fe, 3 Fe, अच्छा 1 है इसका मतलब,
ठीक, 8H2 8H2, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो यानी ये पूरी रिएक्शन अब क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड। ठीक, और एग्जांपल लें, आइए थोड़े और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी मुश्किल रिएक्शन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, ये वाली रिएक्शन जो है ये आपको पता होनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, संश्लेषण की, यानी कि हमारे लाइट रिएक्शन क्या कहते हैं इसे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, नाम ही भूल जा रही हूँ मैं, हिंदी वाला पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश का नाम ही भूल जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास कि आप इसके बाहर एक डब्बा बनाएंगे। डब्बा बन गया। अब डब्बे के बाद आप क्या करेंगे, डब्बे के बाद आपके पास यहाँ खाली जगह है, खाली जगह है आपके पास। अब आपको सबसे पहला स्टेप है कि आप देखेंगे LHS और RHS में कि क्या आपके पास कोई पॉजिटिव चीज़ है। तो देखिए कार्बन है आपके पास पॉजिटिव में, तो कार्बन लेते हैं। लेफ़्ट साइड 1 है, राइट साइड 6 है। क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा, यानी कि यहाँ पर 6 आ गया। सही है। दूसरी चीज़, अब क्या आपके पास कोई नेगेटिव चीज़ है ऑक्सीजन के अलावा? नहीं है, तो आप ऑक्सीजन ले लेते हैं थर्ड वाले स्टेप के अनुसार। इसके अनुसार अब हमारे पास 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 13 ऑक्सीजन, तो 12 + 1 लिखते हैं अभी हम। ठीक है, गुणा भी कर सकते हैं अभी हम इसको। और यहाँ पर 6 है + 2 है। ठीक, ये थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है, तो अभी इसके लिए इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए, लेफ़्ट साइड हमारे 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड हमारे 12 हाइड्रोजन है। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 6 से गुणा करनी पड़ेगी। सही है, यानी यहाँ पर 6 से गुणा हो गया। अब देखते हैं इससे ऑक्सीजन में क्या बदलाव आए। ऑक्सीजन में बदलाव आए कि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बन गए। सही है, अब 6 यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन हो गए। क्या हम यहाँ पर किसी तरीके से 18 ऑक्सीजन बना सकते हैं? अगर हम इसमें बदलाव करेंगे, कुछ भी 2-3 लिखेंगे तो सारा बदल जाएगा, तो इसमें ना बदल के हम यहाँ बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ज़रा कैसे बदलें। अगर हमारे 6 यहाँ पर हैं तो हमें 18 बनाने के लिए कितने चाहिए? 12 चाहिए, तो 6 दूनी 12, यानी कि टोटल हो गए 12। क्या अब ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई? देखने की कोशिश करते हैं। कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखिए ज़रा, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए, और ये हो गए हमारे 6 और ये हो गए 12 18 हो गए। तो यानी ये हमारी संतुलित अभिक्रिया बन गई। सही। अच्छा, आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो संतुलित अभिक्रिया है इसमें अगर मेरे से पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, इसके कितने अणु हैं, तो मैं बताऊँगी 6 अणु हैं। सही है। उसी तरीके से अगर मेरे से पूछा जाए हाइड्रोजन पानी के कितने अणु हैं, तो मैं बताऊँगी 6 पानी के अणु हैं। सही है। उसी तरीके से अगर मेरे से पूछा जाए ये ग्लूकोज C6H12O6 इसके कितने अणु हैं, तो मैं बताऊँगी 1 अणु है, 0 नहीं है, 1 अणु है। उसी तरह से ऑक्सीजन के अणु पूछने आएंगे तो मैं बताऊँगी 6 अणु हैं ऑक्सीजन के। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दोबारा एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें हमें समझ में आ रहा है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जब 6 पानी के अणु के साथ मिलते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि एक अणु तो बनता है ग्लूकोज का C6H12O6 का, और 6 अणु बनते हैं ऑक्सीजन के, है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। कितने 6 अणु की आवश्यकता होती है एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज के अणु बनाने के लिए, और साथ साथ में 6 अणु ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ रही है? मेरे को तो ये चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगी कि भाई इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कितने अणु किस चीज़ के बने हैं। सही। अब आप जब भी ये केमिकल रिएक्शन या फिर जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसको लिखते हैं तो हमने बताया कुछ चीज़ें तो कि A + B
ये देता है, जैसे C+D। फिर हमने बताया A+B जो है अभिकारक हैं, C+D जो है उत्पाद हैं, ठीक है। साथ साथ में हम इसके एक और चीज़ जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि है इसकी कि इसकी अवस्था क्या है। A जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, B जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, C कौन सी अवस्था में, D कौन सी अवस्था में। जैसे कि उदाहरण के साथ बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है अधिकतर जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। जल है अधिकतर वो किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में, ठीक है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। तो G का मतलब है गैस अवस्था, L का मतलब है लिक्विड या फिर द्रव अवस्था, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में। तो सॉलिड का मतलब होता है ठोस अवस्था, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बताऊं कि आप कुछ चीज़ें होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है, तो ऐसी घुलनशील चीज़ों को, जैसे कि हमारा नमक हो गया, ठीक है, नमक कैसा है, घुलनशील है। तो जो भी पानी में घुलनशील है उनको हम कहते हैं एक्वस, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे एक्वस कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं घुलनशील, घुलनशील, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं तो क्या होता है, उनमें नीचे इकट्ठा जाती है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए अभी आपको प्रेसिपिटेट का बता दे रही हूँ कि आपको मान लेते हैं कि वैसे ये अभिक्रिया से होकर आनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए आपकी मिट्टी मान लेते हैं। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी जो है ये अघुलनशील होती है, शील होती है, ठीक है। तो इसको हम, ये नीचे इकट्ठी हो जाती है, जब नीचे इकट्ठी हो जाती है तो इसको हम PPT या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, इसमें लिखा जा सकता है अवक्षेप बन जाता है या फिर अघुलनशील अवक्षेप बन जाता है, राइट। यानी कि इसके साथ साथ आपकी कुछ अवस्थाएं भी लिखी जाएंगी। उदाहरण के लिए ज़रा हम ऊपर देखते हैं, आइए। जैसे कि यहाँ पर हमारी एक रिएक्शन थी, इसमें हम लिख सकते हैं इसकी अवस्था कौन कौन सी थी। तो जैसे आयरन है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। जल जो है ये गैसी लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। Fe3O4 आपका सॉलिड होता है और हाइड्रोजन जो है आपकी गैस है। तो इस तरीके से आप इसकी अवस्थाओं को भी दर्शा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो CO2 गैसीय अवस्था में है, ये जलीय अवस्था में है। ये जो है हमारा, अभी जिसका नहीं पता है उसको छोड़ देते हैं और जिसका पता है उसको लिख देते हैं। अगर ये आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बातचीत नहीं है। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि इसकी अवस्थाओं को दर्शाइए तो आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक। चलते हैं अपनी अगली चीज़ के ऊपर कि आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया है वो कुछ अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक। अलग अलग प्रकार से मेरा मतलब है, सबसे पहला प्रकार है इसका हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन करना किसी चीज़ का, संयोजन यानी कि जोड़ना किसी चीज़ को, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ को कंबाइन कर देना। संयोजन का मतलब भी वही है, किसी चीज़ को जोड़ देना, सही है। अब हुआ क्या, संयोजन अभिक्रिया का क्या मतलब है। अगर मैं इजीली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो A+B जो भी हमारे अभिकारक हैं उनको जोड़ करके एक उत्पाद अगर बनाया जाए तो उस चीज़ को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को जोड़कर एक उत्पाद बनाया जाता है तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ करके हमारा H2O गैस लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको लाइफ में एग्जांपल दूँ आपका, तो आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, जब हम इसका दहन करते हैं, मैग्नीशियम का दहन करते हैं। दहन करने का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब होता है जलाना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं हम इसको,
तो जलाते हैं तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। और चलिए इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीशियम की एक पतली सी पट्टी है, ठीक है। इसको जब ऑक्सीजन के अंदर जलाया जाता है तो क्या होता है, इससे एक वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की लौ निकलती है, ठीक है। और साथ साथ में एक नीचे चूर्ण बन के, जैसे कि आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे राख निकलती है, वैसे ही इसकी भी राख निकलती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख होती है। ये राख कैसी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, ठीक। अब ये सफ़ेद रंग की राख है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, दो अभिकारकों को जोड़कर एक नया उत्पाद बनाया गया है, ठीक। अच्छा, इस वाले में एक चीज़ और होती है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जलाना होता है तो आपको खाली मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो मैग्नीशियम की पट्टी होती है, उस मैग्नीशियम की पट्टी जो है, जैसे कि हमारा लोहा होता है, लोहे के ऊपर जंग कैसे लग जाती है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं वो, उसी तरीके से मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसके ऊपर एक पतली सी पट्टी बना लेता है, पतली सी कवर बना लेता है इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अगर हम इसे नॉर्मली ऑक्सीजन में जलाने की कोशिश करें तो ये नहीं जल पाएगा। तो आपको क्या करना होता है इसमें कि आपको इसको पहले एक रेगमाल के पेपर से, सैंड पेपर से, रेगमाल वाले पेपर से साफ़ करना होता है। जब आप इसको साफ़ करेंगे तो ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी, और जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी तो नीचे से साफ़ वाला मैग्नीशियम ऊपर आ जाएगा। जब साफ़ वाला मैग्नीशियम ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको आराम से ऑक्सीजन में उसका दहन कर पाएंगे, और दहन करने से हमें एक सफ़ेद कलर की लौ मिल जाएगी और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, सही। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूँ तो आपका जो घर में, आपको पता होगा पहले के टाइम पे क्या किया जाता था, लोग कहते थे पेंट नहीं, क्या कोई कहता था कि घर में पेंट करवा दो, लोग कहते थे चूना करवा दो, कहते थे लोग कि चूना करवा दो जी। अच्छा, अब चूना जो मिलता था इन लोग को, वो चूना कैसा होता था, तो वो चूना होता था पाउडर के रूप में, ठीक है। तो इस चूने को, जो पाउडर रूप में चूना होता था, उसको कहते थे बुझा चूना, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना, जो भी कह लो, ठीक है। ये जो बुझा चूना होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सही है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को लिया जाता था और उसके बाद उसको पानी में घुलाया जाता था। तो इसके साथ यानी पानी मिलाया जाता था। पानी जब इसके साथ मिलाया जाता था तो ये क्या करते थे, इसको मिलाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया जाता था पानी के साथ, ताकि अच्छे से मिल जाए, ठीक है। और पानी के साथ मिलने के बाद ये बन जाता था एक हमारे पास ऐसा चूना जिसको कि हम दीवारों पे पेंट करने के लिए लगा सकते थे। तो इसको कहते थे इसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और इसको हम कहते हैं बुझा चूना, सही। तो बुझा चूना जो होता है वो हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ पता हो कि हम, मतलब घर वाले कहते थे उस टाइम पे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर आपको बता दूँ तो उस टाइम पे घर वाले कहते थे कि इस चूने को एकदम से मत छूना, गर्म होता है काफ़ी, बहुत ऊर्जा निकालता है, ऊष्मा निकालता है अपने अंदर से। तो यानी कि साथ साथ में इसके ऊष्मा या फिर ऊर्जा भी निकलती थी, बहुत सारी ऊर्जा निकलती थी इसमें से। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा चूना है, इसको जब पानी में मिलाया जाता था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था और ऊर्जा के रूप में निकलता था। फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, बिना बुझे चूने का फॉर्मूला क्या है, सही है। अच्छा, अब क्या होता था कि मान लेते हैं आपने पेंट करवाया अपनी दीवारों पे, ठीक है। घर वाले ऐसा तो बोल देते थे कि भाई अगर आप दीवारों पे पेंट करा लोगे तो वो एकदम चमक उठेंगी, लेकिन भाई एकदम दीवारें पेंट होती थी तो आप नोटिस करते हो यार चमक तो नहीं रही है, ऐसा लग रहा है भाई पेपर की तरह लग रहा है, कोई शाइन ही नहीं है इसके अंदर। तो फिर मतलब थोड़े दिन बाद आपने नोटिस किया, 2-3 दिन बाद, कि भाई अब थोड़ी थोड़ी शाइनी होने लगी हैं, अब थोड़ी थोड़ी चमकने लगी हैं। तो भाई 2-3 दिन बाद ऐसा क्या हो गया जो पहले दिन नहीं हुआ था। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जो कि हमारा बुझा हुआ चूना था, ये क्या होता है, दीवारों पे लगा, धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारे वायुमंडल के अंदर आपको पता है बहुत सारी गैसें हैं, उन गैसों में से एक गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस बुझे हुए चूने के साथ मिलने लगी, धीरे धीरे करके मिलने लगी। अब धीरे धीरे करके ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जब बुझे हुए चूने के साथ मिलने लगी तो इसने एक नया उत्पाद बनाया। इस उत्पाद को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनने लगा और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, ये आपका संगमरमर या फिर जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला है। यानी कि आपकी दीवारों में थोड़ा करके संगमरमर वाली प्रॉपर्टीज़ आने लग गई हैं। और संगमरमर आपको पता होना चाहिए कि संगमरमर जो है थोड़ा चमकता है, संगमरमर चमकता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आपकी दीवारें भी थोड़ी बहुत चमकने लगेंगी ना, तो इस वजह से आपकी दीवारें थोड़ी बहुत चमकने लगती है। सही है। इसका अगर आपको ढंग से पढ़ना है या फिर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इसके ये वाला जो आपका पेज नंबर 6-7 के ऊपर आपका एक बॉक्स दे रखा है येलो कलर का, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। और इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ पे किताब में थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। सही है। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा जो है बाहर निकल रही है ना। और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जैसे कि खाना बनाना। खाने बनाने में क्या होता है आपकी अभिक्रिया में कि आप खाने बनाने के लिए आप उसके अंदर ऊर्जा डालते हैं, ऊर्जा आप उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ऐसी 2 टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं हमारे पास। एक अभिक्रिया होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसे याद रखना है इसको? ऊष्मा को शोषण करने वाली, अपने अंदर लेने वाली ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा क्षेपण करने वाली, छेपने वाली, बाहर देने वाली ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और अगर इंग्लिश में याद करना है तो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, एंडो मतलब अंडो डालना, अंदर डालना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो है ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, ऊष्मा अंदर जाती है। ऊष्मा का उपयोग अभिक्रिया करने में होता है। ठीक। और ऊष्मा क्षेपी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी में होता है ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। ऊष्मा अभिक्रिया द्वारा बाहर निकलती, बात सही। ऊष्मा जो है इसमें अभिक्रिया द्वारा बाहर निकलती है और इसमें जो है ऊष्मा जो है इसका उपयोग किया जाता है अभिक्रिया करने में। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, ये क्या है, A+B जो है वो C दे रहा है प्लस ऊष्मा दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, A+B मिल रहे हैं और C बन रहा है। C बनने के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी बन रही है, तो ऊष्मा क्या है, बाहर निकल रही है, तो ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है। सही है। अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर A+B प्लस आपको ऊष्मा देनी पड़ रही है, खाना बनाते टाइम आपको क्या करना पड़ रहा है, ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो साथ में क्या हो रहा है, C बन रहा है। तो ये कैसी हो गई हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहला उदाहरण तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का हो सकता है, खाना बनाना, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाली, जल डाला, साथ में आपने क्या किया, प्रकाश दिया। प्रकाश क्या है, प्रकाश भी एक टाइप की ऊर्जा है, प्रकाश दिया तब जाके ग्लूकोज बना। तो ये भी कैसी है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हिंदी गड़बड़ है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। साथ साथ में अगर मैं आपको एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का और उदाहरण बताऊं तो जैसे कि आपने दहन किया किसी चीज़ का,
दहन किया मतलब कि जैसे आपने अभी मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब जलाया था, फिर साथ में इसको ऊष्मा दी थी, तो ऊष्मा देने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ था, तो ये हो गया हमारा दहन करना। साथ में अगर मान लेते हैं कोई वाष्पन हो रहा है, पानी है, ठीक है, पानी है, पानी वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, कैसे होगा, जब इसको गर्मी मिलेगी तभी ये वाष्प में परिवर्तित हो पाएगा। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं आपके पास, जैसे कि खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषण करना, दहन करना, वाष्पन करना। उसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर आते हैं। अब ऊष्मा छेपी की अगर हम बात करें तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ऊष्मा जो है उसका वो बाहर निकलती है जब अभिक्रिया होती है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप अपना रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन, तो श्वसन करने से क्या होता है, श्वसन, श्वसन, ठीक है, श्वसन करते हैं। अच्छा, अब जिस बच्चे को नहीं पता है श्वसन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, नहीं, ये श्वसन नहीं है। श्वसन, इसको तो हम सिर्फ ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन क्या है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, अपने फेफड़ों के अंदर लिया, ये रे मेरे फेफड़े मान लेते, दिल नहीं है ये फेफड़े, आपने इसके अंदर लिया, ठीक है, इसके बाद ये क्या गया, ये रक्त के अंदर गया, रक्त, और रक्त से आपके ग्लूकोज के पास गया, ठीक। अब ग्लूकोज को इसने क्या किया, इसने ग्लूकोज को तोड़ा, ठीक है, तोड़ा, और तोड़ने की वजह से क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो है इससे हमारी कुछ ऊर्जा निकली, ऊर्जा, यही ऊर्जा जो है आपको मदद कर रही है कि आपको दिन रात काम करने में। जैसे कि अब भाई अगर कहीं बोलते हैं ना हम लोग कि भाई हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी काम करने की। तो क्या हो रहा है, ये जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज के पास जा रहा है, और ग्लूकोज को तोड़ करके ये क्या कर रहा है, ऊर्जा बना ले रहा है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, हमारी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं पेट्रोल गाड़ी में डालती हूँ, गाड़ी में, गाड़ी में, ठीक है, तो पेट्रोल डालने से क्या होता है, आपकी गाड़ी कैसे चल रही है कि आपकी जो गाड़ी है वो क्या कर रही है, इस पेट्रोल का उपयोग कर रही है, और उससे क्या बना रही है, ऊष्मा बना रही है, ऊर्जा बना रही है, और यही ऊर्जा जो है वो आपकी गाड़ी को चलाने में मदद कर रही है। तो ये क्या होगी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करने को सोचूं कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आप ऊष्मा को निकलते हुए बाहर देख सकते हैं, तो आप अपनी लैब में जाइए और आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप अपनी जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, जो घर में पेपर खाने वाने को रैप करने के लिए यूज़ की जाती है, उस एल्यूमिनियम की फॉइल को लेके जाइए। जब आप इस एल्यूमिनियम की फॉइल को इस सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे और चेक करेंगे, तो इसमें से बहुत सारी गैस निकलेगी, साथ में एक प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, और साथ में ये बहुत सारी ऊष्मा भी बाहर निकालेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है, इसको हम कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। बात समझ में आई। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के अंदर क्या अंतर है, शोषण करने वाली, अंदर खींचने वाली क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा देने वाली अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। एक चीज़ और याद रखनी है इस चीज़ में कि ऊष्मा जो छेपी अभिक्रिया है उसमें कैसा लिखा जाएगा कि A+B ऊष्मा इस तरफ लिखी जाएगी, ठीक है, जो कि हमारा उत्पाद की साइड होगा। और जब छेपण नहीं होगा, शोषण होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊष्मा को अपने उत्पाद वाले साइड लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगला आपके पास एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम विघटन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीज़ को जोड़ने पर किसी चीज़ का कोई उत्पाद बनना, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं संयोजन करना। अब मैं कह रही हूँ कि हमें उस चीज़ को तोड़ना है,
विघटन करना है किसी चीज़ का। विघटन करने का मतलब क्या हुआ कि हमें, या फिर इसको वियोजन भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन का मतलब क्या होता है, किसी एक उत्पाद एक अभिकारक को दो या दो से अधिक चीज़ों में तोड़ देना, इनका वियोजन करना। सही, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ए है, ए को तोड़ा गया बी प्लस सी के अंदर। थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला नहीं लेंगे, चलो थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण लिया जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे थे। किससे बना रहे थे, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे थे। ठीक है, अच्छा नहीं, ये नहीं देखा था हमने क्या देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड था हमारे पास। अब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं ऊष्मा दूँ तो क्या होगा, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसको अगर हम ऊष्मा दें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं लेड नाइट्रेट को PbNO3 होल ट्वाइस को ऊष्मा दूँ तो ये बन जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसमें परिवर्तित किया जाएगा। या फिर मैं अगर लूँ कि मैं अगर FeSO4 लूँ, ठीक है, इसको मैं अगर ऊष्मा दूँ तो ये Fe2O3 में परिवर्तित हो जाएगा प्लस O2 प्लस SO2 प्लस SO3 में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे क्या हो, मतलब हमें समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक हमारा अगर अभिकारक है उससे उसका विघटन करके हम दो या दो से अधिक उत्पाद बना सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम विघटन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब भाई ये चीज़ तो आपने देखी कि ऊष्मा से हम कर सकते हैं, ऊष्मा देके हमने किया, पर हम ये जो विघटन है या फिर विघटन है या वियोजन है, ये हम केवल ऊष्मा से नहीं, ऊष्मा से तो कर ही सकते हैं, पर साथ साथ में हम और भी चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे कि एक ऊष्मा हो गई, एक हो गया अगर हम इसके अंदर अपना बिजली दौड़ा दें, यानी कि विद्युत से कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ है, इसको एक और चीज़ से कर सकते हैं, इसको हम प्रकाश से कर सकते हैं। ऊष्मा के तो हमने कुछ उदाहरण ऊपर देख लिए। ठीक है, विद्युत को जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत से किस प्रकार वियोजन या विघटन करा जा सकता है। ठीक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो हम विद्युत से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जल जो है, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण जल वाला है कि जल अगर हम लें और हम इसका वियोजन करने की कोशिश करें तो ये H2 और O2 में परिवर्तित हो सकता है। ठीक, अच्छा जल जो है इसका अगर हमें इससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना है तो हमें हमेशा विद्युत की आवश्यकता है, और किसी चीज़ से हम इसे नहीं कर सकते। हम इसे गर्मी देके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है गर्मी देके तो ये क्या होगा, अगर पानी होगा तो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं बनेगा। तो हम इसको केवल विद्युत वाले तरीके से इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए ज़रा देखने की कोशिश करें किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक बीकर लिया। बीकर मेरे ख्याल सबको पता होगा, लैब के अंदर बीकर रखे रहते हैं। अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, दो छोटे छोटे छेद बनाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छेद बनाया और इसी तरीके का एक छेद मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक, अब ये छेद बनाने से क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने दो, एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगाई और एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगाई, परख नली जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, परख नली लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस परख नली के अंदर पानी भर दिया, जल भर दिया, इस वाली के अंदर भी जल भर दिया। ठीक, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ग्रेफाइट की रॉड लगा दी। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल की लीड होती है, ग्रेफाइट, ठीक है, वो लगा दिया। ठीक है, अब ग्रेफाइट की लिड लगाने से होता क्या है, ये जो ग्रेफाइट है विद्युत का चालक है, विद्युत चालक है, यानी विद्युत इसके अंदर से जा सकता है। ठीक, अब मैंने इससे क्या किया कि ये विद्युत चालक था तो मैंने यहाँ से एक तार कनेक्ट कर ली, अपनी बैटरी लगा दी। ये रही मेरी बैटरी।
ठीक है, ये बैटरी लगा दी मैंने इसके ऊपर। बैटरी का कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा तो होगा ही होगा। मान लेते हैं ये वाला मैंने पॉजिटिव सिरा मान लिया, ये वाला नेगेटिव सिरा मान लिया। ठीक, इसके पॉजिटिव सिरा के होने की वजह से ये जो साइड होगी ग्रेफाइट का, ये वाला जो सिरा होगा इसको हम एनोड बुलाएंगे और इस वाले सिरा को हम कैथोड बुलाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर से विद्युत चलेगी। अच्छा, बाहर हमें एक और एसिड भरना पड़ेगा जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कहते हैं। ठीक, ये हमें भरना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन बार 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 चल पाएगी। ठीक है, अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या याद रखनी है, याद रखनी है हमें कि इस साइड हमारा ऑक्सीजन बनेगा। जैसे हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर परख नलियों में हमारी कुछ गैसेस बन जाएंगी और ये गैस जो है एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी। तो हम जानने की कोशिश करें यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन, तो आप एक चीज़ याद रखिए, PaO, पाओ। पाओ का मतलब क्या है, पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है उधर क्या है, उसी साइड जो इससे कनेक्टेड है, ये है हमारा एनोड और इस एनोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। पाव याद होगा तो ये पता चल जाएगा आपको, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वहाँ से जुड़ेगा एनोड और एनोड के वाली टेस्ट ट्यूब में क्या भरा रहेगा, ऑक्सीजन। इससे हमें समझ में आया, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या भर जाएगा, हाइड्रोजन। सही है। अब अगर आप इस परख नली के अंदर जब देखते हैं, याद रखना है हमें, क्योंकि भाई हम ये एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करके देख रहे हैं, ये साइंटिस्टों ने करके हमें बता दिया है कि इस साइड पे ऑक्सीजन आया, इस साइड पे हाइड्रोजन आया। ठीक है, जिस साइड पॉजिटिव सिरा था उस साइड पे ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब हमें इस चीज़ से एक चीज़ हमने और देखी, साइंटिस्टों ने और चीज़ देख के बताई। क्या देख के बताया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ये ज़्यादा बन रही है और ऑक्सीजन गैस कम बन रही है। आइए देखते हैं कैसे, क्यों हुआ। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की, संतुलित करने की कोशिश करती हूँ, संतुलित करने की जब मैं इसको कोशिश करती हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन केवल 1 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यानी कि मुझे 2 लगाना पड़ेगा आगे। 2 लगाने की वजह से हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए और यहाँ केवल 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लग गया। यानी कि H2 और O2 के बीच का अनुपात जो है क्या है, 2:1 है। 2:1 है, यानी कि क्या है, जितनी भी हाइड्रोजन गैस बनेगी वो हमेशा ऑक्सीजन गैस से डबल होगी, दुगनी होगी। तो तभी यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये अधिक मात्रा में बन रही है और ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि आधी बन रही है इसकी। तो अगर आपको ये टेस्ट ट्यूब दी जाती है तो क्या अब आप पता लगा सकते हो कि ये टेस्ट ट्यूब में कौन सी साइड पे हाइड्रोजन होगी और कौन सी साइड पे ऑक्सीजन होगी। अगर यहाँ पे लिख के भी ना दिया जाए तो पता लगा सकते हैं हम, जिसमें ज़्यादा होगा वो कौन सी हाइड्रोजन वाली साइड है, जिसमें कम होगा वो कौन सी साइड है, ऑक्सीजन वाली साइड है। तो अगर आपको ये बनाने को आ जाता है या फिर बनाया हुआ दे जाता है जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर एक फिगर है, तो क्या आप खुद ही लिख सकते हो कि एनोड किस साइड है, कैथोड किस साइड है, ग्रेफाइट रॉड कौन सी है, जल कहाँ है, कौन सा वो डाला गया है, पानी क्या डाला गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन से उस पर बन रही है, परख नली क्या है, सब बना सकते हो अब आप। ठीक है, अगला हमने एक तो जान लिया कि विद्युत से किस प्रकार हम विघटन या वियोजन कर सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं प्रकाश से हम किस प्रकार वियोजन या विघटन कर सकते हैं। प्रकाश से करने के लिए क्या है कि आपके पास एक लैब में चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, या फिर आपके पास एक और वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखा जाता है तो क्या होता है, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसको जब रखा जाता है तो सिल्वर और ब्रोमीन Br2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इससे अब हम अगर पहले स्टॉप कर ही सकते हैं 2 2 2 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिल्वर क्लोराइड अगर लैब के अंदर रखा जाता है और इस पर प्रकाश गलती से भी पड़ गया तो क्या होगा, ये विघटित हो जाएगा, विघटन होकर इसका सिल्वर और ब्रोमीन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिल्वर क्लोराइड होगा तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हमें बचाना है, अपने लैब वाले को तो हमें बचाना है ना सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड को। तो क्या होता है कि इस सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड को क्या है, ब्लैक कलर की बॉटल्स में रखा जाता है। ताकि ब्लैक बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि
इसको हमें क्या करना है, सूर्य के प्रकाश से बचाना है। अगर सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, और विघटन की वजह से हमारा जो केमिकल होगा वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई यूज़ भी है? ये जो रिएक्शन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका क्या यूज़ भी है? तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी यूज़ होती थी, है ना, कि अब आई हैं मतलब हमारी लाइट वाली और कलर वाली फ़ोटोग्राफ्स। तो पहले के टाइम पे हमें पता है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स होती थी। तो ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स में क्या किया जाता था कि मान लेते हैं एक फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये इंसान है, ठीक है, इंसान को आपको काले रंग का दिखाना है और बाकी जितनी भी जगह है उसको वाइट रंग का दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, जो इंसान होगा इसके ऊपर क्या करेंगे, ये सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड लगा देंगे, ठीक है। और इसको लगाने की वजह से क्या होगा, जैसे ये नॉर्मली तो ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, जैसे ही आप इसको धूप के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा और सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाएगा। ये जो क्लोरीन है ये तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या, सिल्वर। और यही सिल्वर जो है यहाँ पर ये काला काला रंग दे देता है, तो इसकी वजह से पूरा फ्रेम तो सफ़ेद रह जाएगा, बस ये इंसान की फ़ोटो जो है ये काली या गोरी रह जाएगी, ठीक है। अगर इसे और जानना चाहते हैं इसके बारे में कि मैडम थोड़े तो लाइट रंग होते हैं, थोड़े डार्क रंग होते हैं, तो भाई जो हमारा H2SO4 होता है वो एक इस तरह का होता है जो कि जला भी सकता है और एक होता है जो नहीं जलाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का भी अंतर होता है, जिस वजह से इंसान का शक्ल थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई हमारी विघटन या वियोजन अभिक्रिया, जो कि हमारी 3 टाइप की होती है, ऊष्मा वाली भी होती है, विद्युत वाली भी होती है और प्रकाश वाली भी होती है। बात समझ में आई? इसके बाद हमारी एक और अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का क्या मतलब होता है भाई? विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, स्थापन करना किसी चीज़ को, विस्थापन करना यानी दोबारा से उसकी स्थापना करना, ठीक। तो यानी कि आपको कोई चीज़ हटानी है और उसकी जगह पे दूसरी चीज़ लानी है। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है हमारा कॉपर सल्फेट में जब हमारा आयरन मिलाया गया तो बन गया ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इजी रिएक्शन लग रही है। क्या किया, आयरन जो था ये सल्फेट जो था इसकी जगह पर हटाया और आयरन सल्फेट बन गया। सही है। आइए दूसरी अभिक्रिया देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है आपकी जिंक, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक। तो जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही है। जिंक जो है इसकी जगह पे लग गया, बना लिया भाई, विस्थापन कर लिया। आइए अब देखते हैं, मान लेते हैं कॉपर है प्लस जिंक सल्फेट है। अब मैंने ये अभिक्रिया करवाई और मैं कह रही हूँ कि भाई अब की बार विस्थापन हुआ ही नहीं हुआ विस्थापन। भाई ये वाली अभिक्रिया हो रही है, ये वाली अभिक्रिया हो रही है, तो नीचे वाली अभिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? भाई नीचे वाली अभिक्रिया भी तो होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाई देखो इसमें क्या होता है, विस्थापन में आपको किसी चीज़ को विस्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है, आपकी सबकी क्लास में डेस्क लगे हुए हैं, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है छोटू, ठीक। ये छोटू है क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। छोटू जो है उसकी ये डेस्क है, ठीक। अब छोटू जो है वो अपनी डेस्क पे बैठा था एक दिन। अब उसके सर आए, इनका नाम है सर जी, और सर जी तो भाई छोटू से तो पावरफुल होंगे ही। तो सर जी ने क्या किया, छोटू को कहा बेटा हट, और सर जी उसके डेस्क पे जाके बैठ गए। ये आ गए सर जी। अच्छा, सर जी क्यों बैठ पाए वो उसकी डेस्क पे, छोटू की डेस्क पे? क्योंकि सर जी जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, सही है। अब मान लो कि ये सर जी हैं, सर जी के सामने आ जाए खली आ जाए तो क्या होगा?
या अंडरटेकर आ जाए, कुछ भी मान लेते हैं। खली नहीं आया तो मान लेते बाहुबली आ गया, कोई भी मान लेते हैं, कोई भी ऐसा बड़ा क्रिएचर आ गया। मैं बाहुबली ले रही हूँ इस बार, ठीक। बाहुबली आ गया तो क्या होगा, बाहुबली कहेगा सर जी को हटो, तो सर जी हट जाएंगे, बाहुबली बैठ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ कि अगर ये बाहुबली को छोटू हटाने आएगा तो क्या बाहुबली को छोटू हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो बाहुबली है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर सर जी पावरफुल है, और फिर हमारा छोटू पावरफुल है, सही है। यानी सबसे ज़्यादा बाहुबली पावरफुल है, फिर सर जी हैं, फिर छोटू है। तो ये एक रिएक्शन की जो हमारी ऐसा है कि हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, फिर कम कौन है, कम कौन है, सही है। एक श्रेणी बन गई कि बाहुबली सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सर जी उसके बाद है, छोटू उसके बाद है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको, तो आइए देखें, ये जो एफी था ये बाहुबली है, बाहुबली कॉपर को हटा सकता है, सही। उसी तरीके से जिंक है, जिंक भी बाहुबली है, ये कॉपर को हटा सकता है। लेकिन ये जो कॉपर है ये जिंक के सामने बाहुबली नहीं है, ये छोटू है। छोटू है तो ये जिंक को हटा ही नहीं पा रहा है, इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पा रही है। तो भाई चलो ठीक है, अब आपने मेरी बात मान ली कि कॉपर जो है वो भाई बाहुबली नहीं है, वो छोटू है। लेकिन भाई आपको पता कैसे चला, मैडम आपको पता कैसे चला कि जिंक जो है ये बाहुबली है और कॉपर जो है ये छोटू है? कैसे पता चला आपको? तो आइए जरा कोशिश करते हैं जानने की। इसको जानने के लिए आपको एक स्टोरी को याद रखना पड़ेगा। स्टोरी क्या है? स्टोरी है आपकी काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इसको मैं वैसे यहीं लिख देती हूँ, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जो नहीं पता होंगे आपको, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मर्क्यूरी, जो कि मर्क्यूरी उसमें डाली जाती है आपकी, पारा कहते हैं इसको, थर्मामीटर में डाला जाता है। Ag मतलब है सिल्वर, अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, और Au मतलब है गोल्ड, ठीक। इस तरीके से अभिक्रिया चल रही है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बाहुबली कौन है जानने की कोशिश करते हैं। इसमें बाहुबली है सबसे ऊपर वाला, ये है हमारा बाहुबली, और नीचे वाला हमारा छोटू, और बीच में हमारे बहुत सारे सर हैं जो कि जो सबसे ऊपर होंगे वो बाहुबली के नज़दीक हैं। इसका मतलब क्या है? वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग है, और नीचे नीचे जाते जाते वो थोड़े वीक होते जा रहे हैं, सही बात है। अब देखो ज़रा इसमें हो क्या रहा है। इसमें ये है कि अगर मान लेते हैं ये छोटू है और बाहुबली दोनों साथ में बैठे, तो कौन विस्थापित करेगा? बाहुबली विस्थापित करेगा। अगर छोटू, Au और आयरन बैठे साथ, तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? आयरन ज़्यादा पावरफुल है, तो आयरन क्या करेगा? इसको विस्थापित कर लेगा। अगर मान लेते हैं कॉपर और आयरन है, तो क्या कॉपर आयरन को विस्थापित कर पाएगा? अगर मैंने एक रिएक्शन ली, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो तब तो बन जाएगा हमारे पास FeSO4, क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा पावरफुल है प्लस कॉपर, ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं ऐसा ले लूँ FeSO4 प्लस कॉपर, तो क्या ये कॉपर इसको विस्थापित कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो ज़्यादा ऊपर है। जितने ऊपर हैं, अगर मान लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में पूछा जाए तो ज़्यादा पावरफुल कौन है? कैल्शियम है, तो कैल्शियम विस्थापित कर सकता है मैग्नीशियम को, लेकिन मैग्नीशियम कभी विस्थापित नहीं कर पाएगा। सही बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विविस्थापन की, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, या फिर द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन से क्या समझ में आ रहा है? द्विविस्थापन का मतलब है कि अभी तक क्या हो रहा था, एक बाहुबली था, एक छोटू था, ठीक है, उनके पास एक ही टेबल थी। अब इनके पास क्या है? एक बाहुबली के पास टेबल है, ये है बाहुबली की टेबल, ठीक है, और ये है हमारे छोटू की टेबल,
क्या होगा, ये दोनों कह रहे हैं कि भाई अपन अदला बदली कर लेते हैं, तू चाहे छोटा है मैं चाहे बड़ा हूँ, पर अपन अदला बदली कर लेते हैं। तो फिर भाई सब ने कहा ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, हम अदला बदली कर लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या, आइए मानते हैं ए है प्लस बी है, सी है प्लस डी है। इन दोनों ने क्या किया, अपने साथियों को अदला बदली कर दिया। तो ए के साथ सी आ गया, बी के साथ डी आ गया। बात समझ में आ रही है? उदाहरण लेते हैं। जैसे कि Na2SO4 था प्लस BaCl2 था, ठीक। अब क्या हुआ, इन दोनों ने अदला बदली करनी थी। तो अदला बदली करने के लिए होता क्या है, यहाँ पे Na2SO4 का क्या मतलब है, Na प्लस और SO4 2 माइनस, इसका क्या मतलब Ba2 प्लस और क्लोरीन माइनस। अब ये क्या हुआ, ये इसके साथ चला गया क्लोरीन और ये इसके साथ चला गया, और आपको ऐसा आता होगा Na का +1 है, Cl का -1 है, तो ये दोनों जोड़ करके NaCl बन जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास NaCl। उसी तरीके से ये Ba है और ये SO4 है, -2 है, ये सॉरी +2 है, ये -2 है, ये दोनों मिल गए और ये 2 कट गया, तो ये BaSO4 बन गया, ये BaSO4। तो आपको सीधा ऐसे नहीं करना कि बस ये Na2 उठाया यहाँ पर रख दिया, Cl2 उठाया यहाँ पर रख दिया ना, ऐसे नहीं करना। आपको जैसे सिखाया गया है वैसे ही करना है, ठीक। बात समझ में आ रही है? क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इन दोनों के बीच में एक समन्वय बन गया कि भाई अपन दोनों एक दूसरे के साथ अदला बदली कर लेते हैं। अब इन्होंने कह दिया अगर अदला बदली कर लेते हैं, तो इन्होंने मान लिया। तो ए बी के साथ ये हुआ, इस तरीके से अदला बदली डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। आपसे ऐसा कुछ रिएक्शन पूछा जाए कि भाई ऐसी कोई रिएक्शन हुई, तो क्या आप बता लोगे कि भाई ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, केवल एक चीज़ जो है दूसरे को डिस्प्लेस करेगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों चीज़ें आपस में अदला बदली कर लेंगी। हो जाएगा। अगली रिएक्शन लेते हैं। हमारे पास 5वीं टाइप की रिएक्शन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम जब दोनों साथ में होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। हिंदी में ऑक्सीडेशन को कहते हैं उपचयन, रिडक्शन को कहते हैं अपचयन। यानी कि यह अभिक्रिया का नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। देखिए अभी के लिए आपके लिए थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। उपचयन, थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपकी डेफिनेशन ऑब्वियसली बदलेगी, बट अभी के लिए आपके लिए ये रिएक्शन ये बहुत है। उपचयन या ऑक्सीडेशन भी याद रखिए, का मतलब है जब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जोड़ना, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगा तो उसको हम कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन का जोड़ना ना लिखें, ऑक्सीजन की वृद्धि लिख लीजिए कि वृद्धि अगर होती है वृद्धि, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, उपचयन है, ठीक है। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का, अब ये इसमें वृद्धि हुई है तो इसका घटना अपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीजन में कमी आएगी तो हम कहेंगे रिडक्शन हुआ है। नाम से भी समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन घटेगा या रिड्यूस होगा तो रिडक्शन। दूसरा चीज़ याद रखिए, इस वाले में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी इसमें, सॉरी हाइड्रोजन की कमी होगी इसमें, ठीक। अगर हाइड्रोजन कम हो तो हम इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं,
और अगर हाइड्रोजन बढ़ जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, तो हम उसे रिडक्शन कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन को अगर ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे, वृद्धि होगी उसकी, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और हाइड्रोजन की अगर कमी होगी तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ में से घट जाएगा तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं कॉपर प्लस O2, जुड़ के बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ कि अभिकारक ने जोड़ के एक नई चीज़ बनाई। कॉपर में क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये कैसा है, ऑक्सीडेशन है। सही है। उसी तरीके से अगर मान लो कॉपर ऑक्साइड था, इसमें हाइड्रोजन H2 मैंने जोड़ दिया, तो क्या हुआ, कॉपर प्लस H2O बन गया। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर जो है, इसके साथ हुआ क्या, इसके साथ हुआ ये कि कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये कम हो गया, तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है? जब कॉपर जुड़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन। जब कॉपर घट जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, तो रिडक्शन। या फिर अगर मैं मान लेती हूँ कि हाइड्रोजन, अगर कोई H2O है, इसमें से क्या हुआ, H2 प्लस O2, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो अब ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो साथ में। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में भी हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या फिर हम इंग्लिश में इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको हम उपचयन अपचयन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ZnO है, इसमें कार्बन करा मैंने, तो Zn प्लस CO बन गया। तो इससे क्या हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। Zn से क्या हुआ, Zn के साथ O था, ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन कम हो गया Zn में जाते ही, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। ये कार्बन था, कार्बन सिर्फ कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमारी हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमारा है MnO2 प्लस HCl। इसने क्या बनाया, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हुआ। MnO2 था, Cl जुड़ गया, क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, HCl था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, Cl था, उससे H निकल गया, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, यू होल्ड दिस थिंग। आज की क्लास तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसके अलावा 2 टॉपिक्स और रह गए हैं, जिसमें हम संचारण यानी कि हमारा जंग कैसे लगती है उसकी बात करेंगे, और विकृत गंधता यानी कि आपका जो खाना है उसमें कैसे स्मेल आने लग जाती है उसकी बात हम